घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर क्या आप भी आराम से देश विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं? सच बताइए, मेंटली बड़ा रिलैक्स फील होता है ना कि सब हमारे कंट्रोल में है। ये स्मार्ट डिवाइसेस चीज ही ऐसी है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि आपका सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई और स्मार्ट डिवाइस हैक भी हो सकता है? हाय, मैं हूं आरजे रोहन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बंधन बैंक कनेक्ट, जहां पर इस सीजन का थीम है स्टे साइबर सेफ। क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में सेफ रहना इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट असेंशियल एज वेल। और बंधन कनेक्ट के साथ वी आर हियर टू एंश्योर द सेम, बिकॉज बंधन बैंक बिलीव्स इन ट्रस्ट दैट ग्रोज एंड बंधन दैट स्ट्रेंथन्स। और इससे पहले कि हम आज के एपिसोड में हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी के साथ बातचीत आगे बढ़ाएं, उनसे हैक्स एंड ट्रिक्स जाने अबाउट स्मार्ट डिवाइसेस एंड एटीएम फ्रॉड्स, वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ की पिलर ऑफ बंधन बैंक, मिस्टर राजेंद्र बब्बर, ईडी एंड सीबीओ बंधन बैंक। सर, वेलकम टू बंधन बैंक कनेक्ट। Thank you, Rohan, for having me on the Bandhan Bank Connect. I'm glad to be part of this conversation. सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जब भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो क्या आप लोग कस्टमर्स को वार्निंग या फिर कोई अलर्ट भेजते हैं? Transaction monitoring alerts are reviewed on a real-time basis. Whenever any suspicious transaction is detected, the bank immediately contacts the customer to verify the transaction. सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो जाता है तो बैंक क्या सपोर्ट ऑफर करता है उस कस्टमर को? In the event of online fraud, the bank provide full support to mitigate financial loss and to safeguard the customer. This includes immediate blocking the compromised account or the card and disabling the affected channel. 24/7 fraud reporting helpline 1800-258-8181. Assistance in filing complaint on the Chakshu portal sancharsathi.gov.in for suspicious messages. For financial fraud related to cybercrime, the customer must contact the National Cyber Crime Reporting portal at cybercrime.gov.in or call 1930. We also provide a clear guidance on the grievances, redressal timelines, dispute handling, and the escalation procedure. The bank also does awareness initiative through our social media, SMS, emailers, and the other channels. We also evaluate the customer liability as per RBI guidelines. If the customer follows all the prescribed protocols and reports the fraud within 3 working days, we assess all possibility as per RBI guidelines to assist the customers. If the delay in reporting is 4 to 7 days, partial liability may apply. If the customer is negligent and shares their credentials, full liability may also apply. Each case is thoroughly assessed based on the system logs, transaction records, and other evidence, ensuring a fair and transparent resolution in line with the regulatory norms. थैंक यू राजेंद्र सर, इतने डिटेल में हमको ये पूरा प्रोसेस बताने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे सर के पास। सर, आपने भी सुना किस तरह से जो साइबर क्राइम है, स्पेशली बैंकिंग में जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं, वो बैंक की पर्सपेक्टिव से भी कितना इंपॉर्टेंट होता है उनको रिजॉल्व करना। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि ये साइबर क्राइम कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और हम कैसे बच सकते हैं इनसे। बिल्कुल रोहन, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बात करें जो ट्रेडिशनल साइबर स्कैम है उसके बारे में, जो एटीएम फ्रॉड्स हैं। सो अगर आप बता सकें कि आज के टाइम पे एटीएम फ्रॉड्स जो हैं वो कितने ज़्यादा चलन में हैं या वो फ्लॉप हो चुके हैं, अब नए तरीके आ गए हैं क्राइम करने के? देखिए, इवॉल्व तो करते हैं, क्रिमिनल्स हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका ले आता है। तो चाहे वो कार्ड क्लोनिंग थी पहले, अभी कई सारे ऐसी डिवाइसेस आ गए जो कार्ड क्लोनिंग करके टच बेस्ड जो पेमेंट्स होता है एटलीस्ट वो तो कर ही पाता है। राइट। अब उसकी एक लिमिट होती है 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, तो उतना पैसा लोग विड्रॉ कर पाते हैं। और पहले क्या होता था कि एटीएम के अंदर एक कैट्रिज फिट करके लोग कार्ड क्लोनिंग करते थे या पिन होल कैमरा लगाकर पिन वगैरह रीड कर लेते। अभी ये सोशल इंजीनियरिंग साइड पर ज़्यादा इवॉल्व कर गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12 ऐसे तरीके हैं जिससे लोग आपका ओटीपी चुरा लेते हैं। ओके। और हम ये मान के चलते हैं कि ओटीपी तो सिक्योर करने का बेस्ट तरीका है, यदि ओटीपी नहीं दिया तो जब हम अवेयरनेस कहते हैं ना कि डोंट शेयर ओटीपी
ये अवेयरनेस मुझे वर्क नहीं करती, क्योंकि कोई अपना OTP शेयर नहीं करता। कोई ऐसे नहीं कभी कॉल आया आपको कि रोहन अपना OTP देना, हाँ लिखिए ना ये और फिर मैं कहूँगी नहीं देना था, राइट। या आपसे कहा जाए कि वो पासवर्ड बताना अपना बैंक का, ऐसा तो कोई नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो बैंक का पासवर्ड या OTP कोई शेयर नहीं करता, और ना एक कहानी होती है उसके पीछे, और वो कहानी क्या होती है वो मैं चाहूँगा कि हम एक बार डिस्कस करें। और ऐसे 12 तरीके हैं जो लोगों को पता होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरीका होता है सर कॉल मर्जिंग टेक्निक, ठीक है। जिसमें आपको अचानक कोई कॉल आएगा कि रोहन अमित जी ने आपका नंबर दिया है और आपको एक इवेंट में बुलाना है, एक फायर साइड चैट कर लेते हैं आपके बीच में, और आप बातचीत शुरू कर देंगे। 20 सेकंड के बाद बोलेगा रोहन आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, अमित भी आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप एक बार कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया है। और तो आपको एक पैरेलली कॉल आ रहा होगा, आप ऑलरेडी एक कॉल पर हैं, एक और कॉल आ रहा है, और आप कहेंगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम कि यार VIP नंबर मेरे पास क्यों नहीं है अमित ने VIP नंबर ले लिया आपने कॉल मर्ज कर दिया। जैसे ही आप मर्ज करेंगे, या तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका WhatsApp हैक हो जाएगा, या आपका Google हैक हो जाएगा, कुछ कॉल मर्ज करने से। अब आपने कोई OTP दिया नहीं, कोई QR कोड स्कैन किया नहीं, कोई लिंक क्लिक किया, कोई ऐप इंस्टॉल की, कुछ भी नहीं, तो फिर पैसे क्यों निकले? अभी पता होना जरूरी ना लोगों को। राइट। देखिए आजकल OTP कॉल पे भी आते हैं, आपके चाहे बैंक का OTP हो, राइट, चाहे WhatsApp का हो, चाहे Gmail का हो, अब तो OTT प्लेटफॉर्म के OTP जो है कॉल करके सारे कॉल पे आते हैं। सो आपको जो वो दूसरा कॉल आया वो आपके OTP का कॉल था, आप ऑलरेडी क्रिमिनल से कॉल पर थे, आपने जैसे ही कॉल मर्ज किया वो OTP उसने सुन लिया, ही वॉज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर एक छोटी सी इग्नोरेंस से आपका OTP निकल जाता है। राइट। दूसरा तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें आपके फ़ोन से कुछ डायल करा दिया जाता है, ठीक है। जैसे *62* मोबाइल नंबर है, *401* मोबाइल नंबर, या **21*। ये जो कोड है ये आपके कॉल्स को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देता है, या तो कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग होगी या ऑल कॉल फॉरवर्डिंग होगी। यदि आपका कॉल कंडीशनली दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो गया और उसने OTP बुलाया तो वो उसको चला जाएगा। सिमिलर प्रोसेस, अब वो OTP उसके पास पहुंच गया। अब ये आप डायल करोगे क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सोशल इंजीनियरिंग ट्राई किया जाएगा, कहानी बनी है उसके बनी है। जैसे कि अभी डॉक्टर्स के WhatsApp हैक हुए गुड़गांव में लगातार, उनको कॉल आया कि दिवाली के पहले कि वो गिफ्ट भेजना है आपको, फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोले भेज दीजिए, और बोले नहीं वो कुछ कॉस्टली गिफ्ट है, परमिशन चाहिए आप, क्योंकि वो टैक्सेशन का इशू है। बोले परमिशन दे दी, बोले नहीं ऐसे परमिशन तो हम मान ही नहीं सकते, सर्वर से एक मैसेज आएगा, उस पर कोड होगा, उसको डायल कर दीजिए तो रिकॉर्ड हो जाएगी। बोले ठीक है, मैसेज आया, उस पर कोड था *62* मोबाइल नंबर, मैंने डायल कर दिया, इनकी कॉल्स सारी फॉरवर्ड हो गई। उसके बाद WhatsApp हैक हुआ, फिर Gmail हैक हुआ, पैसे भी निकल सकते थे। तो ये सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है। राइट। इसमें हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं उसका मिसयूज़ होता है। तीसरा तरीका है eSIM। eSIM का मिसयूज़ होना। अब कई सारे लोगों को eSIM के बारे में पता ही नहीं है। वो अब पूछना 50 लोगों से पूछे eSIM क्या होता है, तो उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी आ जाएगी। eSIM एक एक्चुअली QR कोड होता है, आपके सिम को एक QR कोड में बदल देना। ठीक है। आप उस QR कोड को अपने आईफोन से स्कैन करेंगे या कुछ एंड्रॉयड फोन से, तो वो सिम आपके फोन में आ जाएगा। राइट। और आपका फिजिकल सिम बंद हो जाएगा। इसको जनरेट करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्रिमिनल मैनिपुलेट करता है और वो QR कोड उस तक पहुंच जाता है। उसके बाद सिम गया तो आपका सिम जो है उनके QR कोड पे स्कैन हो गया, अब वो सिम उनका हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आपका सिम उनके फोन में चला गया। जैसे आईफोन डुअल सिम नहीं होता, राइट, वन फिजिकल सिम वन ई सिम, लेकिन ई सिम उसमें आ गया तो फिर वो डुअल सिम हो जाता है, क्योंकि दूसरा आप फिजिकल सिम भी डाल सकते हैं। राइट। तो इसी तरीके ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो मिसयूज होते हैं। जैसे वॉइस मेलिंग सिस्टम है कि मैं आपको कोई मैसेज छोड़ सकता हूँ आपके वॉइस मेल पे, राइट। इफ यू आर बिजी, कॉल पिक नहीं कर रहे हो, तो बीप के बाद एक कॉल रिकॉर्ड मैसेज छोड़ दीजिए, वो भी मिसयूज हो सकता है। आपका वॉइस मेल का पासवर्ड यदि आपने नहीं बदला है, डिफॉल्ट पासवर्ड है, तो आपकी वॉइस मेल मैं सुन सकता हूँ। ठीक है। मैं आपका OTP मंगाऊंगा, आप बिजी हो गए रिकॉर्डिंग में, आपका OTP आया, वो कॉल रिकॉर्ड में सेव हो गया और मैं सुन लूँगा उसको, खेल खत्म। ये सारे 12 तरीके हैं। स्क्रीन शेयर कर देना, आपका टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क ऐप है जिससे आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, या जूम कॉल के थ्रू भी OTP चोरी हो जाता है। जब तक लोगों को आप तरीके डिटेल में नहीं बताएंगे, वो OTP निकलते रहेंगे। राइट। सवाल ये है, इसलिए मैं
इस चीज़ को थोड़ा डिटेल बताना चाहता था। इसके अलावा कुछ स्क्रीन शेयरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ ऐप्स आती हैं जो आपका मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर देती हैं। जैसे हम फोन से दूसरा बिल्कुल यूज़ कर बिल्कुल सकते हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। और लोग उनके नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कोई सपोर्ट ऐप है, कर लेते हैं इंस्टॉल, लेकिन जैसे ही उनका स्क्रीन शेयर होता है उनकी OTP सामने वाला देखने लगता है। इसी तरह जो वेब मीटिंग कॉल्स होती हैं जिसमें आपको अलग तरह के प्लेटफॉर्म है राइट। जिस पे मीटिंग्स के लिए आप ज्वाइन करते हो, लेकिन उसमें भी स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन होते हैं। तो आपसे वो किसी बहाने से स्क्रीन शेयर करवा लेता है, जैसे स्क्रीन शेयर आप करते हो आपका OTP वो देख पाता है। तो ये सारे तरीके हैं जो क्रिमिनल नॉर्मल एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस का मिसयूज़ करके आपका OTP उड़ा लेते हैं। तो हमारी मीटिंग में कोई क्रिमिनल भी बैठा हो सकता है ऑफिस की और आगे वो इस्तेमाल कर भी सकता है। बट सर ऑब्वियसली आपने ये जो पॉइंट्स बताए, इसके साथ एक और चीज़ दिमाग में आती है कि कौन इस साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है, वो टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या सिर्फ यंग एज पीपल इसके खतरे में है क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल रहता है? क्या हमारे पेरेंट्स भी हैं? क्या जो यंगर जनरेशन है वो भी इसके खतरे में है अभी? तो कौन सी ऐसी टारगेट ऑडियंस है जिसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ से खतरा है? देखिए, पहले एक चीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। क्रिमिनल कभी आपके फ़ोन हैक नहीं करता आप तक पहुंचने के लिए। क्रिमिनल हमेशा आपको हैक करता है आपकी डिवाइस तक पहुंचने के लिए। ज़रूरत यहाँ एंटीवायरस की है, उसके अंदर नहीं है। तो जितने भी तरीके आप देखोगे कहीं ना कहीं आप पहले कन्विंस हो चुके थे, मैनिपुलेट हो चुके थे। अब वो जिस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहता है उसके हिसाब से उसका वो मैनिपुलेट करेगा। जैसे कि यदि हम 20 से 30 साल के बच्चों को आज के डेट में टारगेट करें तो जो मेरे पास कंप्लेन आती है उसमें मोडस ऑपरेंडी अलग होती है। राइट। किसी को फॉलोअर बढ़ाने थे इसलिए लुट गया, किसी को ब्लू टिक चाहिए था इसलिए लुट गया, किसी का क्या कहते हैं वो जो रेटिंग होती स्नैप स्ट्रीक रेटिंग बढ़ानी थी इसलिए लुट गया। तो अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। फिर आप जरा और ऊपर जाओगे तो उनकी लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं। वो पार्ट टाइम जॉब के नाम पर जो ऐसी महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं और शायद बाहर कोई जॉब नहीं कर रही, उनको लालच दिया जाता है कि आप घर बैठ के पैसे कमाएं। राइट। आपको रिव्यू करना है, लाइक करना है कोई प्लेटफॉर्म, कोई कमेंट करना है और उस पर आपको 150-200 रुपये पर रिव्यू मिलेंगे और वो स्ट्रैप में फंस जाते हैं और इवेंचुअली उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। राइट। यही जो यंगस्टर्स हैं जो जॉब के चक्कर में फंस जाते हैं कि भाई आपको बाहर भेज देंगे और आप बहुत पैसा कमाएंगे, तो पूरे के पूरे कई सारे लोग तो लाओस में ले जाके बंधक बना दिया गया और उनको साइबर क्रिमिनल बना दिया गया। उनको टॉर्चर करके उनसे कहा गया कि अब आप लोगों को लूटिए, हाँ वरना आपको खाना नहीं देंगे, और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे और उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता था। तो हर एक ग्रुप की अपनी एक कमजोरी है। आप सीनियर सिटीजन के पास जाते हो तो चांसेस कि उनके अकाउंट में पैसा होगा बहुत ज़्यादा होते हैं। PF का पैसा है और उनके पुरानी सेविंग्स हैं, तो उनको बहुत टारगेट किया जाता है, उनको अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। उनको या तो डराया जाएगा उनके बच्चों के नाम पर कि वो परेशान है कुछ, या उनको रेपुटेशनल डैमेज दिया जाएगा कि आपका एक सेक्सटॉर्शन जिसको हम बोलते हैं कि नेकेड वीडियो बना के भेज दिया, अब आप फंस गए, ज़िंदगी भर जो आपने इज्जत कमाई है आप उसको दाव पे नहीं लगा सकते, तो आप सरेंडर कर देते हो। या फिर डिजिटल अरेस्ट टाइप के केसेस हैं वो होंगे, या फिर आपको कोई लालच भी दिया जा सकता है कि देखिए आप यहाँ कर दीजिए इन्वेस्टमेंट और आपका डिविडेंड आ रहा है 45 लाख का ये आ रहा है। हर एज ग्रुप की अपनी मानसिक कमजोरियाँ। क्रिमिनल इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करके बैठता है कि उसको जो डेटा दिया गया उसमें उसका नाम, एज, प्रॉस्पेक्टिव अवेलेबिलिटी सब होती है और वो वैसे ही टारगेट करता है। यहाँ तक कि जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं क्रिमिनल उनको भी टारगेट करता है। अब आपका फ़ोन वो हैक करना चाहता है और आप किसी तरह से नहीं फंस रहे हो, लेकिन आपका फ़ोन आपका बच्चा यूज़ करता है गेम्स खेलने के लिए, तो उसका टारगेट वो बच्चा भी हो सकता है। तो जितने बच्चे गेम खेलते हैं आजकल सारे गेम में ना चैट फैसिलिटी होती है। राइट। जैसे जो भी आप पॉपुलर आपस गेम्स में हैं ओपोनेंट्स के साथ चैट कर सकते हैं। अब बच्चों को लगता है कि जो सामने वाला है वो उन्हीं की एज ग्रुप का है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार क्रिमिनल होते हैं जो गेम खेल रहे हैं और बड़ी एज ग्रुप के भी लोग होते हैं। राइट। अब बच्चे को उसने एक लिंक भेजा, बच्चे ने क्लिक किया और उसकी बहुत सारी डिटेल्स आने वाले के पास चली गई, जैसे आपका लोकेशन, आपका डिवाइस टाइप, आपका सिम कार्ड कौन सा, आपका बैटरी स्टेटस क्या, आपका ब्राउजर क्या, एक क्लिक पर ही आराम से चोरी हो जाती है। Right. इसलिए सिंपल लिंक बन जाते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जा सकती है। अब क्रिमिनल उसको बोलेगा अरे पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 12% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, फलाना सिम यूज़ करते हो, तो बच्चा क्यूरियस हो जाएगा। अरे तुम्हें कैसे पता, तुम भी कर सकते हो, कैसे, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। तो जो चीज़ वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल आपके थ्रू नहीं करा पाया, बच्चे के थ्रू करा करा देगा।
और उसके बाद आपके पैसे निकल जाते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, साहब OTP भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, मेरे पैसे निकल गए। क्योंकि आपके फ़ोन में एक ऐप बैठी हुई है जो आपका OTP बाहर भेज रही है, और जो कि आपके बच्चे ने इंस्टॉल करी है। आपको पता ही नहीं होता। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से जो अटैक वेक्टर है बदल जाता है, लेकिन इवेंचुअली तो पैसे लूटना चाहता ना आपका। राइट। 80% टाइम जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो है आपके अकाउंट से पैसे निकाल। बट सर, क्योंकि ऑब्वियसली आज के टाइम पे हम हर तरफ से गैजेट से घिरे हुए हैं, चाहे वो वॉइस असिस्टेंट्स हो या फिर टीवी हो, स्मार्ट टीवीज़ हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, हर तरह का एक गैजेट जो है वो हमारे आसपास है, जो जिसमें कैमरा भी है जो एक्सेस कर रहा है, जिसमें ऑडियो भी है जो एक्सेस हो रही है, इसमें लोकेशन जो है वो भी एक्सेस हो रही है। सो इस इतने सारे गैजेट्स के बीच में सेफ रहना कितना मुश्किल हो गया है अब? देखिए, मान के चलिए कि जितने ज़्यादा गैजेट हैं उतना ज़्यादा आप एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि आपका डेटा उनके थ्रू जा रहा है। और वो सारे गैजेट एक एंट्री पॉइंट है क्रिमिनल के लिए आपकी ज़िंदगी में क्योस क्रिएट करने के लिए। राइट। चाहे वो आपका स्मार्ट टीवी हो, चाहे आपका स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका वॉइस असिस्टेंट हो, चाहे आपका स्मार्ट डोर हो, चाहे आपके वाईफाई कैमरेज हों, या आपके टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं। हर घर में आम तौर पर 20 से 25 डिवाइसेस आजकल होती हैं। राइट। 3-4 लैपटॉप हैं, 3-4 कैमरेज हैं, वो मोबाइल फ़ोन है। तो आप, और हर एक को आप सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हार्डनिंग नहीं कर सकते कि भाई एंटीवायरस डाल दिया, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, नहीं हो सकता। तो रिस्क देखिए कितना बढ़ गया। मुझे उसमें से कोई एक डिवाइस चाहिए और मैं खेल कर दूँ, और आपके घर में है। राइट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं IoT अटैक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब आपके घर में इतनी डिवाइसेस हैं, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है, कि उसमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो न सिर्फ बाकी डिवाइसेस को भी हैक करने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि आपको तो क्योस आपकी लाइफ में तो हलचल मचा ही देगी, आराम से मचा देगी। सबसे ज़्यादा आसान होता है वाईफाई कैमरे हैक करना। तो आप कई सारे सर्च इंजन आते हैं, जैसे शोडान वगैरह, वो एक एरिया में कौन कौन से कैमरेज हैं वो बता देता है आपको। ठीक है। आप लिंक क्लिक करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ हो रहा होगा, कोई अपने कैमरे का पासवर्ड बदलता नहीं, आप एक्सेस कर लेंगे। यदि नहीं डिफ़ॉल्ट है और कोई दूसरा पासवर्ड है तो ब्रूट फोर्स हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड आपका सॉफ्टवेयर ट्राई करता है और वो रोकता नहीं है। उसके सिस्टम में ऐसा प्रोविजन नहीं कि वो नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद रोक दे। फेल अटेम्प्ट्स के बाद नहीं रोकता वो लगातार ट्राई करते रहो तो सारे हैक हो जाते हैं। तो इस वजह से वाईफाई कैमरे तो हैक हो ही जाते हैं। एक केस आया मेरे पास जिसमें एक कोई सीनियर सिटीजन था, किसी बिल्डिंग में 17वें 18वें फ्लोर पे रहता था, और अचानक वो एक दिन कभी टीवी भी देख रहा था और अचानक उसका नवंबर के महीने में AC चलना शुरू हो गया। ओके। और वो टेम्परेचर अपने आप कम हुआ और 18 डिग्री सी पर सेट हो गया। थोड़ी देर में उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको ठंड लग रही है, तो उसने देखा, अरे AC कैसे चल गया। रिमोट मोड देखा तो मिला नहीं उसको, रिमोट लेके आया, फिर वो रिमोट उसने बंद कर दिया। फिर टीवी देखने लगा वो, तो टीवी में भी थोड़ी देर बाद वो चेंज हुआ अपने आप, और कुछ हॉरर कोई सीन या फिल्म उसमें लग गई। जब रिपीट मोड में हुआ 2-3 बार तो घबरा गया, उसको लगा कि कुछ तो अजीब चल रहा है, क्योंकि फिर से AC ऑन हो गया अपने। फिर वो टेम्परेचर टक टक जाए और वो भागा वहाँ से, और लिफ्ट उसको शायद मिली नहीं, सीढ़ियों से उतरने की कोशिश की होगी और वो कोलैप्स कर गया। तो यदि आपको नहीं पता है कि सारी चीज़ें कितनी आसान है हैक करना, आज एक ऐप आती है और आप किसी का भी AC कंट्रोल कर लो, किसी का भी टीवी कंट्रोल कर लो, और किसी का भी सिक्योरिटी गेट कंट्रोल कर लो, वो भी बाईपास हो जाता है। तो आपको कोई बेसिक टेक्निकल वल्नरेबिलिटी भी डरा देगी। यदि मैं आप आज अपने फ़ोन में आप 2 मिनट के लिए सो गए और उठे और आपके फ़ोन में आपके सोते हुए की सेल्फी एज एन होम पेज सेट कर दी मैंने, तो सोचो आपका रिएक्शन क्या होगा। कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लूंगा मैं, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मतलब मैं सोते हुए सेल्फी लेके फ़ोन में कैसे सेट हो गई मेरे। हाँ। ये सब टेक्निकली पॉसिबल है, और चूंकि हम इतना डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, हर डिवाइस अलग तरीके से क्योस क्रिएट करेगी। राइट। अभी तो मैंने जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनकी बात नहीं की, वो उनके अलग चैलेंजेस हैं। कई सारा डेटा आपका इतना सेंसिटिव होता है जो उस वॉच के अंदर होता है। क्योंकि सर आपने क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्ट वॉच की बात करी, मेरे पास स्मार्ट वॉच है, उसमें बैंकिंग जो ऐप है मेरी, उसकी भी नोटिफिकेशन, उसके OTP भी आते हैं। बिल्कुल। जो मेरे फ़ोन पे OTP आ रहा है वो मेरे स्मार्ट वॉच पे भी OTP आ रहा है, और कई स्मार्ट वॉचेस में तो फ्लैश हो जाते हैं बाकायदा। बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि उसमें आपको अंदर जाके देखना है, सीधा लिखा हुआ है योर दिस बैंक OTP इज दिस। आपने फ़ोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो स्मार्ट वॉच से, आप आवाज़ें सुन सकते हो। तो कई बार क्या हुआ कि लोग फ़ोन मीटिंग रूम में लगा के बाहर चले गए चार्जिंग पे, और बाहर सुन रहे हैं।
अंदर उनकी बुराइयाँ सारी जो चल तो रही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मतलब अलग अलग तरीके से मिसयूज़ करते हैं लोग। हैं ऑब्वियसली। OTP चुराने का जैसे मैं तरीका बता रहा था, तो आपका यदि फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और OTP आता है तो वो फ़ोन पे फ्लैश करता है, राइट। तो कोई देख सकता है। अब मान लीजिए आप सेटिंग्स में जाते हैं और अपना लॉक मोड में OTP फ्लैश बंद कर देते हैं, उसमें ऑप्शन है, आता आप कर दीजिए। तो ये एक सजेशन है, प्लीज़ डू इट। पर आपने कर दिया, अब फ़ोन अभी भी पड़ा हुआ है, अब क्रिमिनल उसको कॉल पे मंगाएगा OTP। तो लॉक मोड में भी फ़ोन का कॉल एक्सेप्ट कर सकते हो आप। जैसे एक्सेप्ट करोगे OTP सुन लोगे, तो करना क्या है फिर? फ़ोन छोड़ के नहीं जाना है। फ़ोन छोड़ के जाना क्यों है? फ़ोन को आप फ़ोन मत समझिए, फ़ोन इज़ योर वॉलेट। आप पर्स Right. छोड़ के नहीं जाएंगे तो फ़ोन छोड़ के मत जाइए। राइट। तो सर आपने कहा कि अपना फ़ोन और वॉलेट दोनों अपने साथ रखें। इन दोनों में ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे साइबर क्राइम हो सकता है। अब फ़ोन में भी आ गया टैप एंड पे, आपके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड है जिसमें टैप एंड पे है। तो अब इन दोनों टैप एंड पे फीचर्स को अगर मैं बात करूं, जो कि फ़ोन में वर्चुअल है और उसके पास वॉलेट में आपके पास फिजिकल है, तो क्या ये टैप एंड पे भी साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक ईजी एक्सेस है पैसा निकालने के लिए? देखिए, कोई भी कन्वीनियंस एक रिस्क के साथ आती है। टैप एंड पे आपको कन्वीनियंस देता है कि आप एक क्विक पेमेंट है, जैसे वो कर, जैसे कि आप UK जाएं तो जितना ये मेट्रो का कार्ड होता है आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना फ़ोन टच कराइए और उसी से डिटेक्ट हो जाता है। राइट। क्रेडिट कार्ड टच कराइए उससे डिटेक्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड कराइए उससे हो जाएगा। तो आप वो हर चीज़ इंटीग्रेट कर दी गई। इट गिव्स यू ए कन्वीनियंस, बट आप जैसे जैसे उस कन्वीनियंस का थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। अब टैप एंड पे इसलिए सेफ़ है क्योंकि उसमें आपने लिमिट लगा दी है कि भाई 1000 रुपये है, 2000 रुपये है, तो एक बार में इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, और दिन भर की भी लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसी तरह जो आपके वायरलेस जो कार्ड का पेमेंट होते हैं उसकी भी लिमिट होती है। राइट। जिसने नहीं लगाई उसको लगा देना चाहिए। वैसे तो एक ऑथेंटिक Fixed बैंकिंग amount गाइडलाइन होगा ही कि है कि ऊपर मेरे नहीं ख्याल से वो जाएगा। पहले 5000 थी, अब अब 10,000 या 10,000 है, 7,000 उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। लेकिन अब ये है कि 10,000 2-4 बार निकल गया तो बड़ा अमाउंट बन जाता है कि वो एक दिन एक निकला, दूसरे दिन दूसरा निकला, और आप वो गलती बार बार कर रहे हो। राइट। तो ध्यान रखने की तो ज़रूरत है। देखिए, रिस्क तो है ही कि कोई पेमेंट निकाल तो सकते ही उससे, लेकिन इस तरह के पेमेंट का लॉग बनता है, क्योंकि ये जो पेमेंट्स होंगे वो किसी परचेज़ के लिए होंगे या कुछ, और उसके बाद उस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आइडेंटिफाई करनी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपका कार्ड यहाँ और पेमेंट हो रहा है वियतनाम में या थाईलैंड में, फिर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब अब डेटा गया है, कार्ड क्लोन हो गया है और वहाँ मिसयूज़ हो रहा है, या क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हुआ है। तो उससे ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पैनिक नहीं करना चाहता कि भाई आप टच यूज़ ही नहीं करेंगे। ऐसे केसेस कम ही होते हैं। यदि आप थोड़ा भी अपना वॉलेट संभाल के रखते हैं तो नहीं होगा, या फिर अपना मोबाइल फ़ोन में आप डिसेबल कर दें तो ज़बरदस्ती पेमेंट नहीं निकलेगा उससे, और लिमिट रखेंगे तो उतना ही निकलेगा। यही तरीके, जैसे जब आप बैंकिंग ऐप की बात करते हैं तो बैंकिंग ऐप को लोग दूसरे ऐप की तरह समझ लेते हैं कि भाई जो मेरी बैंकिंग ऐप है वो और एक गेम ऐप सेम है। सेम। ऐसा नहीं होता। बैंकिंग ऐप आपकी बाकी ऐप से 1 लाख गुना ज़्यादा सेफ होती है। मतलब मैं इसलिए कंपैरिजन नंबर दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या क्या नहीं करते वो लोग। पहले तो उसमें कोई भी कम्युनिकेशन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। दूसरा, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इतना पुख्ता होता है कि मल्टी फैक्टर तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि उसका सेशन टाइम तड़ से लॉगआउट हो जाता है। आप जरा सी देर भी आप होल्ड करके रखोगे तो निकल जाएगा। गेम थोड़ा ना सेशन टाइम आउट होता है। यस। तो इसका मतलब वो लगातार हर चीज़ पे नज़र रखे हुए कि ऐसा तो नहीं है गलत हाथ में फ़ोन पहुंच गया कि फ़ोन रखा और किसी हाथ में, वो सारी पॉसिबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन है। और दूसरा, कभी ऐसा नहीं होता कि ऐप से अपने आप पैसे निकल गए। जो लोग बार बार मेरे से कहते हैं कि तो फिर वो पेमेंट के लिए बैंक ऐप यूज़ करें या क्या करें, भाई पेमेंट के लिए तो बैंक ऐप ही यूज़ करेंगे और वो सेफ है। सवाल ये कि आप खुद कहीं जब पेमेंट कर रहे हो तो आपने कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राइट। कॉन्शियसनेस आपको चाहिए। ऐप तो हर तरीके से आपको वार्निंग भी देगी, आपको बीच में बताएगी भी कि आप कहीं डिजिटल रिस्क का शिकार तो नहीं हो गए हैं, ये पेमेंट आप वाकई इतना अचानक करना चाहते हैं, आपने कभी 10 लाख का एक दिन में पेमेंट नहीं किया और एक दिन अचानक कर रहे हैं, तो वो आपको टिपिकल वार्निंग आती है। आपको हो सकता है कॉल पे भी वेरिफिकेशन पूछा जाए। फिर आप बैंकिंग ऐप के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर सकते हैं कि मेरी एक दिन में RTGS इससे ज़्यादा ना हो, इंटरनेशनल पेमेंट इससे ज़्यादा ना हो, नेशनल पेमेंट में भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं IMPS है, UPI है, इतना ही हो। जब आप सारी चीज़ें रेगुलेट कर देंगे तो रिस्क अपने आप कम हो गया।
ऐसा तो है नहीं कि अकाउंट एकदम से खाली हो जाए। जो क्राइम आपके पास आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अकाउंट खाली हो गया, तो इसका मतलब है कि लिमिट थी नहीं, या लिमिट थी तो उसको इग्नोर किया गया कि जब कर रहा था पेमेंट आदमी तो उसने इग्नोर किया उसने। तो आप यदि ये ट्रस्ट बना के चलें कि आपकी ऐप की वजह से कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, तो फिर शायद आप अपने ऊपर कॉन्शियसनेस बढ़ा देंगे। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो 4 बार सोचेंगे। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। क्योंकि सर आप बात कर रहे हो अभी ऑब्वियसली ऑनलाइन पेमेंट्स और बैंकिंग ऐप्स के बारे में, सो मैं यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम पेमेंट चाहे वो 5 रुपये की हो या 50,000 की पेमेंट हो, लोग यूपीआई से कर रहे हैं। और यूपीआई के स्कैम्स भी सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको छोटा सा क्लिक करना और पेमेंट चली जाती है यहाँ से वहाँ। सो यूपीआई यूज़ करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी है जैसे वो फ्रॉड से बच सके, और कौन से ऐसे कॉमन तरीके हैं जिससे लोग यूपीआई स्कैम कर रहे हैं? जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपने कहा कि छोटा सा क्लिक करना और पेमेंट चला जाएगा। नहीं, छोटा सा क्लिक करने के बाद पिन कोड मांगा जाता है। बिना पिन के तो नहीं जाएगा ना पेमेंट। वो चीज़ भूल जाते लोग। पिन तो मांगा था, बिना पिन के तो यूपीआई डाल भी दिया, लेकिन पिन तो डाला था। तो यदि आपने पिन डाला था तो आपको पता था कि आप पेमेंट कर रहे हो, भाई वरना पिन क्यों मांगा जाएगा। सो 2-3 चीज़ें हैं जो बताऊंगा। पहली चीज़, एक फ्रॉड होता है जो ई-कॉमर्स पोर्टल है जिसमें सेकेंड हैंड चीज़ें बेची जाती हैं। सबको पता है, मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन लोग उसमें से सोफ़ा बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं। तो एक सज्जन थे, वो सोफ़ा बेच रहे थे। उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि मैं आर्मी से हूँ, इस सिटी में आया हूँ, मुझे आपका सोफ़ा पसंद आया, अभी लेना है, और मैं ऐसा करता हूँ कुछ एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, आप यूपीआई तो यूज़ करते होंगे, तो मैं आपको 10,000 रुपये अभी यूपीआई से देता हूँ, 10,000 रुपये कल दे दूंगा। 10,000 तो आप ले ही लीजिए। तो 10,000 के लिए रहा यूपीआई, तो ये लिंक में भेज रहा हूँ, आप 10,000 अभी ले लीजिए, 10,000 पक्का आपको कल दे दूंगा। अरे बोले आप सोफ़ा दे रहे हो ना, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सोफ़ा इतना अच्छा है, किसी और को मत दे देना। 10,000 10,000 10,000 10,000 लिंक भेजा, भाई साहब ने क्लिक किया, 10,000 चले गए अकाउंट से। कॉल बैक किया। अब आप गौर से देखना, उसने 10,000 10,000 10 बार बोला। एक बार भी बोल सकता था, क्यों बोला 10 बार? क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, हम जब कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो हमारा फोकस वहाँ अटक जाता है। राइट। बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। जो लोग जब तब करते हैं ना, वो भी फोकस करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों से डिटैच होना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। क्रिमिनल ने देखे कितने एडवांटेज के संग उसको यूज़ किया। जब आपके 10,000 चले गए, आपने कॉल बैक किया कि यार तुम्हें मुझे 10,000 देने थे, मेरे निकल गए भाई, ये क्या कर दिया? सही बात है। ओह सॉरी। अब एकदम कूल होगा, बिल्कुल काम। व्हाट, आपके निकल गए? ओह आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई थिंक आई क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, मेरे से कुछ गलती हो गई। मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना दूसरा लिंक भेज देता हूँ। सर मेरे से वाकई कुछ गलती हो गया, मैं कैसे आपको कल चेहरा दिखाऊंगा, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक? एंड वो सॉरी 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 20 बार बोलेगा। अब आप बोलेगा बेचारा सॉरी बोल रहा है, मैं आपको 20,000 का लिंक भेज देता हूँ। 10,000 जो मैंने आपसे ले लिए, 10,000 मुझे आपको देने हैं, 20,000 का लेंगे सर, 20,000 आप प्लीज़। आपने क्लिक किया, आपके 20,000 चले गए। आपने फिर कॉल बैक किया, अरे यार मेरे 30,000 चले गए, क्या कर रहे हो यार, यू वर सपोज टू गिव मी 10,000। व्हाट, फिर से? अब उसके पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, ओह माय किड वाज नॉट वेल एंड शी वाज क्राइंग, और मैं फिर से डिस्टर्ब हो गया सर, मैंने फिर गलत लिंक क्रिएट कर दिया। मैं इतना एम्बैरेस फील कर रहा हूँ, मैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, ये तो मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ सर, बहुत हो गया, मैं आपको फुल पेमेंट कर देता हूँ, 50,000। 30,000 जो मैंने गलती से आपसे ले लिया, 20,000 जो मुझे आपको देने, तो सर 50,000 आप प्लीज़ ले लीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना सर, और मेरे से गलती हो गई सर, और 50,000 तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये रहा 50,000 का लिंक, तो 50,000 तो आप ले ही लीजिए। 50,000 50,000 50,000 50,000 चले गए। आपको ध्यान नहीं आएगा और आप लाख 1.5 लाख गंवा बैठोगे 20,000 के सोफे के लिए। अब आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ हुई? क्या गलती हुई? गलती यही थी सर, वो लिंक जो भेज रहा है हमने उसमें चेक नहीं किया कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। एक्चुअली फाइनेंशियल सिस्टम का एक बेसिक थंब रूल है। थंब रूल ये कहता है कि यदि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ तभी करना है जब आपको पैसे देना है। फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल। राइट। मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूँ बिना आपसे पूछे। मेरे आप मोबाइल नंबर है, मैं भेज दूंगा, पूछने की जरूरत नहीं। तो फिर आप खुद कुछ क्यों कर रहे थे? आप देखोगे 70% साइबर क्राइम आपके संग नहीं होगा यदि आप ये फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल याद रखेंगे। जितनी FIR होती हैं, हर जगह पैसा आ रहा था, सर वो डिविडेंड का पैसा आ रहा था, फिर मैंने ये कर दिया, सर वो लॉटरी का पैसा आ रहा था, सर वो ये पैसा आ रहा था, और लोग एक्शन लिए जा रहे थे। भाई आ रहा था तो अपने आप आएगा ना, लक्ष्मी अपने आप आती है। तो जब मेरा शो आता था रेड FM पे, तो मैंने RJ रौनक को एक लिंक भेजा,
उसने क्लिक किया, वीडियो बनाया हमने प्रॉपर, और उसका मेरे पास 150 रुपये आ गए, 200 रुपये। मैंने वीडियो देखो, जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे मेरे पास आएंगे, और आपको पैसे लेने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखें और ऐसे फ्रॉड से बचें। वो लिंक मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया, सारे आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस जितने थे। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से एक दोस्त का फ़ोन आया, वो एक कंपनी के CEO हैं। अमित जी 45,000 चले गए। मैंने कैसे? यही ई-कॉमर्स फ्रॉड, कंपनी का नाम लिया। मैंने कहा अरे कैसे निकल गए? अरे बोले वो, मैंने कहा मैं तुम्हें वीडियो बना के भेजा था, तुमने देखा नहीं? बोले देखा, मैंने तुम्हारा पूरा वीडियो देखा। मैंने कहा पैसे कैसे गए? अरे बोले तुमने जो जो कहा था मैंने वही किया। मैंने क्या कहा था? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। तो मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले उसने QR कोड भेजा था। आप समझ रहे हो? आपकी इन्फॉर्मेशन में एक चीज कमी रह गई, उससे क्राइम हो गया। QR कोड और बोलना चाहिए था आपको वीडियो में। आप आज मैं QR कोड बोलूंगा, कल वो कुछ और लेके आ जाएंगे। राइट। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या क्या बताऊं आपको। यदि मैं आपको 5 तरीके बता दूं तो ऐसा थोड़ी ना कि छठवां नहीं होने वाला, वो भी आएगा ही। वो भी आएगा। तो मैं कह रहा हूँ लिंक क्लिक मत कीजिए, कोड मत शेयर कीजिए, QR कोड मत, ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, फ्री वाईफाई, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि मैं नया बोल रहा हूँ, हाँ, बट जब तक मैं स्टोरी फॉर्म में नहीं बताऊंगा, लोगों को लगता नहीं कि गलती हो कैसे जाती है। राइट। आपका बेसिक थंब रूल ये है कि यदि पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, फोन दूर रख देना। पैसा आ रहा, अच्छा रख दिया तो अपने आप आएगा। भाई आपने खुद कुछ क्यों करना है? जहाँ एफर्ट करने पड़ रहे हैं मतलब जाने वाला है। इतना सब है, बता रहा हूँ 70% साइबर क्राइम आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। सर एक और क्वेश्चन है मेरा बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन। कपल्स के बीच में ना काफ़ी होता है कि बैंकिंग पिन्स या ATM पिन्स वो लोग शेयर करते हैं। सो आई थिंक ये और होराइजन आप खोल देते हैं साइबर क्रिमिनल्स के लिए कि आप नहीं अगर चपेटे में है तो पार्टनर आ जाएगा, कार्ड तक तो पहुंच ही जाएंगे आपके। तो कपल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बाकी सारी बातें शेयर कर लो, पिन्स थोड़ा सा रहने दो? मैं तो ऐसे कार्ड भी देखे उसमें पिन पीछे लिखा होता है। पिन लिख के चलते हैं लोग। ऐसे कार्ड भी देखे मैंने। मैं तो और भी बताऊं, मैं आप जैसे नोएडा में कई सारे जो वो हैं जहाँ पर आप प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं शॉप से, तो कोई आता है, मैं भी गया जैसे, हाँ सर वो प्रिंट आउट निकाल देना, ईमेल कर दो, हाँ पासवर्ड बताओ अपना, हाँ सर ये मेरा पासवर्ड है। वो अपना पासवर्ड भी बता रहा होता है 25 लोगों के सामने। अब आपको पता है कि यदि आपका वो जो फ़ोन के अंदर का ईमेल है मुझे मिल जाए तो मैं आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकता। राइट। सब कुछ कंट्रोल में ले सकता हूँ। आपके पुराने सारे पासवर्ड, आपकी सारी लोकेशंस, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस, आपकी चैट्स, आपकी ईमेल्स, क्या नहीं होगा मेरे पास, वो एक सब ईमेल से एक्सेस हो जाएगा। तो इग्नोरेंस वहीं हो जाती है जहां आप भूल गए कि आपकी ये चीज़ कितनी सेंसिटिव है। पहले हमें ज़रूरत है बताने के लोगों को कि आपका डेटा कितना वैल्यूबल है। हम हर किसी को कैमरे का एक्सेस दे रहे हैं, माइक्रोफोन का एक्सेस दे सारा रहे हैं। डेटा कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी है। इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। तो जब मेरे ख्याल से यदि हम इतना भी कन्वे कर जाएं तो एक सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाएगी, विच विल हेल्प अस टू बी लिटिल कॉन्शियस व्हेन वी आर गिविंग डेटा आउट। सो सर जितने लोग इस टाइम पर देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में उनको आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करें, क्योंकि जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी विद AI, फिर क्वांटम AI, क्वांटम कंप्यूटर्स, जिसका डेटा जितना ज़्यादा होगा उसके लिए खतरे उतने ज़्यादा होंगे। राइट। क्योंकि उसकी क्लोनिंग, इम्पर्सोनेशन, ये भी हो सकता है कि आप रोहन जैसे 10,000 रोहन खड़े हो जाएं, उनके बैंक अकाउंट भी खुल जाएं, क्योंकि अब बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन होता है। राइट। वो सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, पैसा भी फ्रॉड का आ जाएगा, और पुलिस असली रोहन को पकड़ने आ रही है, वो कह रहा है मैंने तो किया ही नहीं साहब, मैं तो बंधन बैंक कनेक्ट पोस्ट कर रहा था यहाँ पे, मैंने तो तो कुछ और किया ही आपके नहीं। एविडेंस भी बन जाए। ये सब AI के द्वारा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल तब है जब आप सब कुछ आपने अपना इतना ओपन कर दिया है। राइट। तो वो थोड़ा मिनिमाइज कर लें ताकि इजी ट्रैप ना हो। भाई क्रिमिनल को कुछ तो मुश्किल दो, वो लो हैंगिंग फ्रूट सबसे पहले पकड़ लेता है कि यार ये तो बंदा सबसे आराम से पहले पैसे आ जाएंगे यहाँ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डेली करेंगे तभी कम होगा, एक दिन में नहीं हो सकता। दूसरा, हर एक अकाउंट आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड हो, फिर चाहे आपका व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, चाहे आपका फेसबुक क्यों ना हो, चाहे आपका जीमेल क्यों ना हो, और हर किसी में ऑप्शन है। यदि आपका वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है तो आप सेफ है, वो हैक नहीं होगा। वरना OTP चुराने के आज 11 तरीके हैं, कल 15 हो जाएंगे। तीसरा, कोई भी अननोन सोर्सेज से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, चाहे फिर वो wedding.apk हो, चाहे वो बेटिंग ऐप हो, इन्वेस्टमेंट ऐप हो। नॉर्मली देखा होगा आप
ये प्ले स्टोर से नहीं आती है, अधिकतर ये लोग कोई QR कोड से इंस्टॉल हो रही होती है, कोई लिंक डायरेक्ट भेज रहे होते हैं, राइट। तो इस वजह से रिस्क मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। जैसे कोई लिंक से कोई ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप समझ लें कि आप वायरस इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर वो क्या कर रही है उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सिर्फ आपकी है। और यदि उसी फ़ोन में आपका बैंकिंग डिटेल्स भी हैं तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट लिंक से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, कोई APK कभी क्लिक ना करें, और जो ऐसी कोई लिंक है भी जैसे कि ई-कॉमर्स लिंक होती हैं, तो उन पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले चेक कर लें कि वो क्लोन्ड तो नहीं है, राइट। वो वायरस तो नहीं है, मेलवेयर तो नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लिंक्स हैं ऐसे जो है, एक मैंने सजेस्ट किया ऐप आपको, मोबी आर्मर है, बाकी आप सारे ऐसे मिल जाएंगे। पर टेस्ट करना सीखें। ब्लाइंडली किसी का कोई डिस्काउंट था 50% इसलिए उस पर आपने पेमेंट कर दिया, आपको कैसे पता कि वो फ्रॉड नहीं है? तो पहला दिमाग में डाउट आना चाहिए कि क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। यदि वो डाउट भी आ गया तो आप फिर वो कर लेंगे। सही बात है। पर लोग डाउट करना ही छोड़ दिया, कॉल आया पैसे का दे दिया। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज जीरो ट्रस्ट मॉडल। अब विश्वास वाली दुनिया रह नहीं गई है। हाँ, जीरो ट्रस्ट मॉडल का मतलब है कि आप किसी पर विश्वास मत करो, बिना सब पे वेरिफिकेशन शक करो। कॉल आ रहा, उस पर भी फेसबुक हैंडल से आ रहा, तो भी आपके व्हाट्सएप से मुझे मैसेज आया कि अमित भाई 5 लाख तो मुझे पहले डाउट करना होगा यार, आज तक तो कभी मांगे नहीं, सही बात है। अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये फिर दोगे आप नहीं दोगे अगर मैंने मांगे 5 लाख? अगर सच्ची रोहन ने मांगे तो 5 लाख मिल जाएंगे आपसे। ये भी हो सकता है कि 5 लाख निकाल लूँ मैं। नहीं, बट आई थिंक आपका पॉइंट बहुत जेन्युइन है कि आज के टाइम पे आपको कहते हैं ना, अपने आँख नाक कान खोल के चलने हैं। सो हर एक चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना है, इतनी जल्दी ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल। राइट। थैंक यू सो मच अमित सर। आई थिंक हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, और ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस डिजिटल दुनिया में बहुत ज़रूरी है हम सबको पता होना। जैसे कि आपने बताया कि हर चीज़ हो हमारे आसपास रही है, लेकिन हम उस पर इतनी तरीके से नज़र डालते नहीं। हमें लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उस ठीक है वाले एटीट्यूड के चक्कर में जैसी क्राइम होता है ना, 10 सेकंड बाद बंदे को पता पड़ जाता है कि मैं बेवकूफ़ बन गया, है मैंने ऐसे कैसे कर दिया 10 सेकंड में। पर आप देखिए कि वही व्यक्ति 10 सेकंड पहले कितना कन्विंस था वही चीज़ करने के लिए। बस इतना ही अवेयरनेस फैलानी है। और उस कॉल से पहले उसे पूरा विश्वास था कि मेरे हाँ, साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। पैसे जैसे जाते हैं ना, उसके बाद मेरे साथ ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। बट वी ऑल होप कि आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं वो लोग सेफ रहें, और बंधन बैंक कनेक्ट यही चाहता है कि आप लोग इस चीज़ को लेके और अवेयर रहें। हम और एपिसोड्स लेके आएंगे, आपको और अवेयर करेंगे। जब तक आपका पैसा बचा नहीं लेंगे हम रुकेंगे नहीं। थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू रोहन, एंड बी साइबर सेफ। जब तक आप सेफ हैं हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।